नमस्कार, INS 24/7 के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बजट 2026 से 27 पेश होना है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे सदन में बजट भाषण देंगे। मोहन यादव सरकार का तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा इसे बजट माना जा रहा है। देखिए, अनुमान यह भी है कि बजट करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का होगा। बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए बड़े ऐलान संभावित हैं, तो वहीं 50,000 नौकरियां और नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा की भी उम्मीद है। खास बात यह भी है कि इस बजट में अगले 3 वर्षों का विकास रोड मैप पेश किया जाना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा था कि हम अपने प्रदेश का बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा होगा जो एक अनूठा नवाचार करेगा। हमारे इस बजट में आगामी 3 वर्षों का खाका तैयार हो रहा है, जिसमें इस वर्ष के विस्तृत बजट के साथ अगले 2 वर्षों की विकास योजनाओं की आउटलाइन भी शामिल रहने वाली। तो आज बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। उम्मीदें हर वर्ग को हैं कि आज का जो बजट है वो किस तरह से हो सकता है, और इसी विषय पर आज हम खास तौर से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ गया, हमारे साथ खास मेहमान भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं कि जिस तरह का प्रदेश का पहला ये डिजिटल बजट आने वाला है, और सरकार ये भी कह रही है कि भाई मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनेगा जो अनूठा नवाचार करेगा, और इस बजट में आने वाले 3 साल का जो खाका है वो भी तैयार होना है। यानी इस वर्ष के विस्तृत बजट के साथ अगले 2 साल की विकास योजनाओं की आउटलाइन भी शामिल है। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी हालांकि ये कहते नजर आए कि बजट में प्रदेश को नई सौगात नहीं मिलने वाली है। बेहतर बजट तो वो होता है जो आम जनता को लाभ पहुंचाता है, जमीनी हकीकत से दूर का बजट है। बीजेपी की सपने दिखाने की आदत है, और यही वजह है कि इस तरह की स्थितियां बनेंगी कि बीजेपी सिर्फ सपने दिखाएगी। बजट SC ST किसान OBC किसी के पक्ष में नहीं होगा। पुरानी जैसी योजनाएं चल रही हैं उन्हीं को ही नए आंकड़ों के साथ लाया जाएगा। यानी विपक्ष अपनी तरफ से अपनी दलीलें दे रहा है कि इस बजट में कुछ खास नहीं रहने वाला है। तो क्या ये बजट जो है वो अगले 2 वर्षों की विकास योजनाओं की आउटलाइन को शामिल करेगा? इसी विषय पर आज हम खास तौर से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं पैनल में। हमारे साथ है रितेश त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के नेता। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। सचिन सक्सेना जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता है। सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अशोक शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और सबसे पहले सचिन जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, चूंकि ये कहा जा रहा है कि डिजिटल है, पेपरलेस बजट है, आगामी 3 साल का जो रोड मैप है वो तैयार होने की कवायद है, पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ने जा रही है, या फिर क्या समझे सिर्फ प्रस्तुति है, व्यवस्था नहीं बदलेगी? श्वेता, इस सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। मेरे जो को पैनलिस्ट हैं रितेश जी को और वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बजट जो आने वाला है, अभी माननीय जगदीश देवड़ा जी वित्त मंत्री जी को मैं सुन रहा था, जनता का बजट है, जनता के लिए है, और जनता द्वारा दिया गया बजट है। वो सारी अपेक्षा इसमें पूर्ण होने की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे जो जनता इस सरकार से रखती है। निश्चित रूप से ये बजट अभी हम लोग, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि कृषि कल्याण वर्ष जो 2026 को हम लोग मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसानों को भी बहुत कुछ उसमें सौगातें मिलने जा रही है, और बहुत कुछ ऐसी चीजें उसमें आएंगी जो इस देश में जो कृषि बेस्ड अर्थव्यवस्था जो है उसको और ज्यादा मजबूत करेगी। और देखिए, जिस प्रकार से हम लोग बात करते हैं कि बजट की स्थिति, मध्य प्रदेश की अगर हम बजट की स्थिति बात करते हैं तो पिछले बजट से मैं उठा के बात करता तो लगभग 15% 2025-26 का बजट बढ़ा था। इस बार हम बात करते तो निश्चित रूप से इस बार का बजट पिछले बार के बजट की अपेक्षा बढ़ेगा। और जब ये बजट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग हो और उस सही उसका क्रियान्वयन हो सके, योजनाओं का लाभ व्यक्ति को मिल सके, धरातल पे वो सारी चीजें कारगर सिद्ध हो सके, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, और सरकार इस दिशा में सतत रूप से कार्य करती है और कहीं ना कहीं वो उसमें सफलता भी प्राप्त करती है। यही कारण है कि हम लोग बजट सतत रूप से प्रस्तुत कर पा रहे हैं। और बजट जब प्रस्तुत करते हैं तो उसमें जब माननीय मोदी जी ने जो एक उनकी जो परिकल्पना थी ज्ञान वाली कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी जो सशक्तिकरण की हम लोग बात करते हैं, तो निश्चित रूप से इस बजट में भी वही सारी झलकियां आपको देखने को मिलेंगी, और वही सारी चीजों को लेके आज का बजट प्रस्तुत होगा। और जिस प्रकार से माननीय देवड़ा जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये बजट ऐतिहासिक बजट होगा। सबसे बड़ी बात है कि पहला बजट आ रहा है जो डिजिटल बेस्ड होगा, पेपरलेस बजट होगा, जो कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि हम लोग पर्यावरण को लेकर भी बहुत चिंतित हैं। और निश्चित रूप से ये जो बजट है
ये बजट इस पूरे प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करने वाला होगा। इस में जो विकास की जो गति है उसमें नया आयाम जोड़ने वाला होगा, उसकी नई रफ्तार प्रदान करने वाला। ठीक है, नया आयाम देने वाला है ये बजट, ये कह रहे हैं। और सचिन जी हमारे साथ रितेश जी में। रितेश जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि 11% जीएसडीपी का बढ़ने का अनुमान है। क्या कांग्रेस को लगता है कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो गलत हैं, और अगर ऐसा है तो क्या ये जनता के हित में है या नहीं? दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, अशोक चाचा जी को भी प्रणाम करता हूं, सचिन भाई के भी आंकड़े मैं सुना और बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं। सुनने के बाद थोड़ा सा इंटरटेनमेंट तो हुआ, पर ये कभी न कभी लोग घर में जाके जब बोलते हो कि घर में बात करते होंगे तो इनके घर वाले कहते होंगे झूठ बोल के थक तो जाते हो कभी न कभी। इन्होंने 5 बातें शुरू में बताई, मैं उन्हीं बातों से इन पर आता हूं। ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी और पर्यावरण। गरीब अर्थात इस देश में सिर्फ 2 गरीब बचे हैं, एक अडानी जी और दूसरे अंबानी जी। 2 गरीबों के लिए सिर्फ पूरे देश में काम हो रहा है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, युवा, क्योंकि युवाओं में पूरे मध्य प्रदेश में आज बेरोजगारी का प्रतिशत पूरे देश में सबसे अधिक है। तो कहीं मध्य प्रदेश में पिछले साल 4 लाख करोड़ का 4 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट की बात की थी, 1.65 लाख जॉब की बात की थी, गांव गांव तक गए थे मुख्यमंत्री और अरबों रुपए इवेंट मैनेजमेंट में फूका गया था। कहीं पे रोजगार मिला हो सुनीता जी? मैं नहीं जानता, आप भोपाल में रहती, आप बताइए अगर कहीं पे मिला हो। अन्नदाता, आपने देखा पूरे मध्य प्रदेश में खाद के नाम पर किसानों को किस तरह से बर्बरता से मारा गया। भिंड में एक 60 साल की महिला रात भर कड़कड़ाती ठंड में खड़े खड़े सुबह दम तोड़ देती है। ये हमारे देश का अन्नदाता है। पलायन में हम 3 नंबर पे हैं, किसान आत्महत्या पे हम 2 नंबर पे हैं, और किसानों की आप दैनिक इनकम से 20 रुपए और कर्जा 76,000 है। सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, मेरे आंकड़े नहीं श्वेता जी, ये अपनी सरकार के अनुसार से देख ले। नारी उत्पीड़न में हम देश के टॉप राज्य बन चुके हैं। बलात्कार की बात छोड़िए, 50,000 बच्चियां गायब है, नो FIR नो केस। 50,000 सरकार का आंकड़ा है, गलत हो मुझे नोटिस भेज दे, मेरे ऊपर FIR कर दे। पर्यावरण की तो बात करना इस सरकार के मुंह से, आपने देखा किस तरह से सिंगरौली के हजारों एकड़ के जंगल दे दिए गए। इसके पहले छतरपुर के जंगल दे दिए गए थे, भोपाल में 100 एकड़ के लिए कर दिया गया। NHI कहीं भी उसका फुलफिल नहीं कर रही। जहां से मैं आता हूं, अशोक चाचा जी आते हैं, वहां पर प्रिज्म सीमेंट है, बिरला सीमेंट है, केडिया सीमेंट है, न जाने कितने सीमेंट प्लांट है। किसी ने भी माइनिंग करने के बाद प्लांटेशन नहीं किया है, ना ही NHI कोई रूल को फॉलो करती है। सिंगरौली में खुलेआम नियमों को ताक पर रखते हुए उसे आदिवासी विहीन दिखा दिया गया और हजारों एकड़ जंगल दे दिया गया। और अब जब आप बजट पे आती हैं तो 4.5 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश का बजट है और 4,70,000 करोड़ मध्य प्रदेश का कर्जा है। हमारे यहाँ एक कहावत है, कर्जा लेकर घी पीना। तो ये सरकार सिर्फ कर्जा लेकर घी पीने का काम कर रही है। जो कह रहे हैं बजट बढ़ रहा है, बजट बढ़ रहा हो बढ़ना बढ़ रहा हो, पर मध्य प्रदेश का कर्जा बढ़ रहा है। श्वेता जी, 27,000 करोड़ जो हम कर्ज पे लेते हैं, उसे हम सिर्फ कर्ज पर लेकर हम अपने कर्ज की ब्याज चुकाते हैं, कर्ज नहीं चुका रहे, ब्याज चुका रहे हैं। तो सोचिए मध्य प्रदेश की कितनी बद से बदतर हालत हो गई है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है और इसके बाद भी चैनल पर आकर आप अपने सरकार की खूबियां गिना रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं सचिन जी, आपकी क्षमता को, आपकी बेबाकी को, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पूरी निर्लज्जता को धन्यवाद और कोटि कोटि बधाई देता हूं। ठीक है, अशोक जी से भी समझते हैं और ओपनिंग स्टेटमेंट लेते हैं। अशोक जी, हमने जब प्रधानमंत्री ने बजट की बात कही थी तो ज्ञान बड़ा मुद्दा उठा था कि भाई गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी और इनके उत्थान के लिए जो है वो बजट आने वाला है। लेकिन अब इस बार हमने देख रहे हैं कि लगातार हर राज्यों में इसी तरह की बातें जो है वो कही जा रही। क्या इस बार का जो विजन डॉक्यूमेंट लगता है मध्य प्रदेश का बजट, या फिर समझे कि राजनीतिक तैयारी आने वाले समय के लिए उसका हिस्सा है, इस वजह से इस तरह की स्थितियां दिख रही? बजट आते हैं वो चुनावी बजट ज्यादा होते हैं। चुनावी बजट होने की वजह से जो है, जो हम लोग के बजट अनुमान होते हैं वो भी कई बार गड़बड़ा जाते हैं। हर सरकार का, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये दावे तो किए जाते हैं कि ये बजट जो है देश के हित में होगा, प्रदेश के हित में होगा, आर्थिक विकास बढ़ेगा, प्रगतिशील बजट होगा। लेकिन अगर आप बजट का मूल्यांकन करें, जैसा भी रितेश जी भी कर रहे थे, सचिन जी ने अपने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जो हमें एक फार्मूला दिया है, एक सूत्र दिया है, हम उसी पे बजट अपना बनाने जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यही है, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। अब आप देखिए मध्य प्रदेश सरकार जो बजट लेकर आएगी उसमें एस्टेब्लिशमेंट खर्च कितना है, वो लगभग 45%।
कर्ज की अदायगी पे जो आप कर्ज की अदायगी करते हैं, जो ब्याज देते हैं, उसकी राशि देख लीजिए। महिला कल्याण की आप बात करते हैं, महिलाओं को आप क्या दे रहे हैं? 1500 रुपए की राशि दे रहे हैं उनको आप। अब इसको आप बढ़ाएंगे धीरे से। ये जब ये बढ़ती है तो इससे महिलाओं का कल्याण नहीं हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है। आपकी जितनी भी खैराती योजनाएं चल रही हैं, इनका आपको चुनावी लाभ तो मिलता है, लेकिन अगर इसको आप अर्थशास्त्र के संबंध में देखें तो इससे आपको बड़ा नुकसान हो रहा है। लगातार आपका कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। तो आपकी जो विकास योजनाएं हैं उनके लिए आपको जब कभी, अब आप ये 3 वर्ष का जो है आप जो रोलिंग बजट लेकर आ रहे हैं, आप करेंगे हम 3 वर्ष का रोलिंग बजट लेकर आ रहे हैं और आगे की जो हमारी योजनाएं होंगी उनके लिए हमको बार बार प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। एक राशि हमारे पास होगी और उसको हम कंटिन्यूस करेंगे, जिससे कि प्रगति जो है ज्यादा दिखेगी, विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी। लेकिन आपको पैसा आएगा कहाँ से? जब तक आपके पास में इनकम का सोर्स नहीं बढ़ता है और आप खर्चे बढ़ाते चले जाएंगे तो जाहिर है कि आपका कर्जा बढ़ता चला जाएगा। तो कर्ज में डूबी सरकार चाहे जितने भी दावे करे आर्थिक विकास के, मुझे लगता है कि ये खोखले दावे हैं। और जो जनता की अपेक्षा है कि जनता की आप महंगाई, तो आप कहाँ महंगाई कम कर देंगे? क्या पेट्रोल की कीमतें आप कम कर देंगे? क्या डीजल की कीमतें आप कम कर देंगे? अरे आप 1% 2% स्टाम्प ड्यूटी घटा देंगे, उससे क्या होता है? आम आदमी को राहत मिलेगी क्या? उससे राहत नहीं। क्या बिजली की दरें कम हो जाएंगी? क्या महंगाई कम हो जाएगी? जीएसटी की दरें आप कम नहीं कर सकते हैं, ये केंद्र का विषय है। तो आपके पास में सीमित आय है, खर्चे आपके पास में व्यापक हैं, एस्टेब्लिशमेंट खर्चा आपका बहुत ज्यादा है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्हीं भर का नहीं, किसी भी सरकार का आप देख लीजिए, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो उस तरह से नहीं है जैसा उसको होना चाहिए। आप किसी अर्थशास्त्री से पूछिए कि आप 1 रुपया कमाते हैं तो खर्च कितना करेंगे? वो कहेगा हम 80 पैसे खर्च करेंगे, 90 पैसे खर्च करेंगे या 1 रुपया खर्च करेंगे। और मौजूदा सरकारों का हाल ये है कि वो कमाते ही 1 रुपया है और खर्च 2 रुपए कर रही है, और इसको कहती है कि ये प्रगतिशील बजट है। यही अर्थशास्त्र है क्या? जी सचिन जी, क्या यही अर्थशास्त्र है? चूंकि अशोक जी को भी सुन रहे थे और देख तो रहे ही हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट अगर देखें तो लगातार 6,500 करोड़ रुपए अभी तक कर्ज ले चुकी है, जिस तरह का आरोप कांग्रेस लगातार लगाती रही है। ये भी कहा जा रहा है कि भाई प्रति व्यक्ति आय 1,69,050 रुपए बताई गई। क्या ये औसत आंकड़ा है या फिर? और कैबिनेट मीटिंग शुरू हो चुकी है, अपडेट हम अपने दर्शकों को बता देते हैं मध्य प्रदेश की। लेकिन सचिन जी, आपसे लगातार हम समझ रहे हैं कि जिस तरह की ये जो औसत आंकड़ा बताया जा रहा है, या फिर आम नागरिक की जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए श्वेता जी, थोड़ा समझ लीजिएगा क्योंकि अशोक जी ने और रितेश जी ने दोनों ने कुछ प्रश्न उठाए हैं, उनका जवाब बारी बारी से देता हूं। देखिए, कांग्रेस के पास सिर्फ भ्रम फैलाने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा और कोई बात नहीं। इतने अच्छे मेरे मित्र ने तथ्य रखे, अगर वो सच में रखते, सत्य रखते उसको, तो शायद मुझे खुशी होती और जनता के पास भी सही तरीके का संदेश पहुंचता। रितेश जी ने कहा है कि देश में मध्य प्रदेश बेरोजगारी की दर में सबसे अव्वल है। रितेश जी को शायद नहीं पता होगा कि मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर क्या है। अगर पता है तो शायद उससे कम कौन से प्रदेश की बेरोजगारी दर है, रितेश जी उसको बता पाएंगे। आप गूगल करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। दूसरी बात करना, इन्होंने जिस प्रकार से बात कही कि बजट कितना है और उस पर कर्ज कितना है, तो रितेश जी इस बात को आपको समझना पड़ेगा। वर्ष 2003 में जब आपका बजट हुआ करता था 23,000 करोड़ रुपए का, वो समझने में हंसने वाली बात नहीं है। हंसने वाली बात कांग्रेस के भूत का ऐसा रितेश जी, सचिन जी को सुन लेते हैं। सचिन भी बोलिए। तकलीफ होगी सुनने में, आता है तकलीफ होगी, लेकिन सुनिए। 2003 में जब आपका बजट 23,000 करोड़ रुपए का होता था, उसका कर्ज आपका 36,000 करोड़ रुपए था। जरा अंतर कर लीजिए कि आज का क्या है, उस समय का क्या है। उसके बाद बात कहा तो आपने कहा कि 72,000 रुपए प्रति व्यक्ति के सिर पे कर्जा है। तो आप ही के शासित प्रदेश कर्नाटक उठा के देख लीजिए, 1,02,000 रुपए कर्जा है। इसके बाद में जब मैं बात करता हूँ, तेलंगाना में आपकी सरकार है, तेलंगाना में 1,40,000। सचिन जी, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। लेकिन नहीं, बात मध्य प्रदेश की नहीं। जो हम मध्य प्रदेश के बजट की बात कर रहे हैं, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो हमें अन्य राज्यों के भी उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ेंगे। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, आज हम पूरी तरीके से जो राजकोषीय वित्तीय जो उसका अनुशासन है, उसका पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से पिछली बार हमारा जो फिस्कल डेफिशिएट जो था, जो हमारा राजकोषीय घाटा था, वो 4.7 था और उसको हम लोगों ने अनुमान था, वो हम लोगों ने कम किया है। और इस बार निश्चित रूप से हम उसको और कम करेंगे क्योंकि हम अपने आय के साधन बढ़ा रहे हैं, हमारा पूंजीगत व्यय जो आय के साधन बढ़ा रहे हैं। कैसे जनता जानना चाहती है।
मैं आपको बता देता हूँ कैसे बढ़ रहे हैं। जी, जी। जिस प्रकार का निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है, जिस प्रकार की इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में लग रही है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो सारी चीजें, जब निवेश मध्य प्रदेश में आएगा, रोजगार भी आते हैं और उसी प्रकार से रॉयल्टीज भी बढ़ती है और उसी प्रकार से कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। अब किसका कितना अभी आ रहा है वो थोड़ा सा आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि अभी वर्तमान में जो हमारे पास पूंजीगत उससे जो पैसा आता है वो 22% का है, राज्य का हमारे पास 29% का आता है, हमारे पास में जो केंद्र से सहायता अनुदान आता है वो 13% का है, हमारे पास जो कर व्यवस्था जो आती है, कर राजस्व जो आता है वो 6% का है, केंद्र करों की जो हिस्सा है वो 30% का है, ऐसे अनेक राज्य का हमारे पास 29% का है। तो ऐसे अनेक अनेक हमारे पास में कृषि से जब हम बात करते हैं तो कृषि को जब हम डेयरी फार्म को जब आगे बढ़ा रहे प्रमोट कर रहे हैं, हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट प्रमोट कर रहे हैं, हम किसानों की आय बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें हैं जो मध्य प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति है, जो मध्य प्रदेश का स्रोत है आय का, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए कार्य करती है। ठीक है, मतलब समझ लें किसान ये समझ जी, चूंकि सबने बड़े प्रश्न खड़े करे इसलिए थोड़ा सा किसानों के का जिक्र आपने किया ना, तो किसानों के लिए क्या ठोस प्रावधान होने जा रहे हैं? एमएसपी को लेकर, जो कर्ज को लेकर ठोस प्रावधान लाए जाएंगे, समझे किसान ऐसा? जी सुन लीजिए देखिए क्या है श्वेता जी, मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश ऐसा एक देश था जिसने प्रदेश था जिसने पूरे देश में भावांतर योजना चालू करी थी। आज 6,44,000 किसानों को अगर 1451 करोड़ रुपए भावांतर के माध्यम से मिले तो सिर्फ मध्य प्रदेश मिले, कांग्रेस किसी शासन में नहीं मिले। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, पूंजीगत व्यय की जब मैं बातचीत करता हूँ तो केरल में पूंजीगत व्यय जो बढ़ा था वो 71,000 करोड़ का आसपास था, लेकिन मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय 82,000 करोड़ का आसपास। तो निश्चित रूप से इस बात को बताता है कि ये जो आधार है मध्य प्रदेश का तरक्की का, अधोसंरचना का जो हम लोग विकास कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये वो सारे आंकड़े इस बात को बताते हैं। क्या 5 लाख किलोमीटर की सड़क नहीं हुई? आज की तारीख में हम भी मान के चले लगभग 9,872 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश में 35,000 किलोमीटर के ऐसे सड़क है जो इन 2 वर्षों की बात करो, 35,000 किलोमीटर के ऐसे सड़क जो ग्रामीण क्षेत्र में और जो शहरी क्षेत्र में उसमें सड़कें बनी है। 5 लाख किलोमीटर की ओवरऑल मध्य प्रदेश की सड़कें हैं। ये वो सारी चीजें हैं, ये वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके कारण कहीं ना कहीं निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है। जब निवेश 32 लाख करोड़ के प्रस्ताव की हम लोग बात करते हैं तो उसमें से 8,72,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में धरातल पे क्रियान्वित होता है। आज की तारीख में लगभग 243 ऐसी यूनिट है, मतलब उम्मीद करें ना युवा कि आने वाले समय में उन्हें रोजगार मिल जाएगा। बिल्कुल, मैं तो आश्वस्त कर रहा हूँ, बिल्कुल तय बता रहा हूँ आपको, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, जो आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, धरातल पे क्रियान्वित हो चुके उन आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस भ्रम फैलाने का प्रयास करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उस बात को समझना पड़ेगा कि आपकी स्थिति क्या थी और आज मध्य प्रदेश। ठीक है रितेश जी, इतना नहीं है जी, सुन रहे हैं आप सचिन जी, भाई रोजगार भी आएगा और आने वाले समय में जिसने निवेश का भी उन्होंने जिक्र किया, डेवलपमेंट की तो बातें करी थी कि डेवलपमेंट बहुत हो रहा है मध्य प्रदेश में। श्वेता जी, मैं थोड़ी छोटी सी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। हमारे प्रदेश में कई सारे स्कूल और विद्यालय हैं जिनमें से लगभग 8,000 स्कूलें बंद हो चुकी हैं और केंद्र सरकार की तरफ से अल्टीमेटम है स्कूलों को बंद करो। राज्य सरकार भी स्कूलों को लगातार 8,317 का आंकड़ा, अगर ये गलत हो तो बता दीजिए। इन्होंने कहा हमारे निवेश आएगा। 1 साल पहले मैं बता तो रहा हूँ कि 700 करोड़ से ज्यादा का इवेंट किया गया और 4 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट की बात की गई और 1.65 लाख की जॉब की बात की गई। कहीं भी आप कोई जॉब दिखती हो तो बताइए। इसको अपन जिलों में बांटते हैं तो हर जिले में लगभग 3,000 नए रोजगार सृजित होते हैं। किस किस जिले में हो गया बताइए। अब जो मैं बात कर रहा था स्कूल और कॉलेज बंद किए गए, तो हमारे जिले के जितने भी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज स्कूल, तो स्कूलों का नाम बदलकर संदीपनी विद्यालय रख दिया गया। स्कूल वही है, वही फटे हाल, बच्चियों के लिए शौचालय तक नहीं है, मास्टर नहीं है, छत चू रही है, बेंच टूटी हुई है, पर नाम हो गया संदीपनी विद्यालय। और जो कॉलेज है जहां पर अभी पिछले दिनों हुई इनके कई सारे प्राचार्य और खासतौर सतना जिले का प्राचार्य भी यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे, उसका नाम रख दिया गया एक्सीलेंट कॉलेज। तो ये स्कूलों और कॉलेजों का नाम बदलकर, अस्पतालों का नाम बदलकर, सड़कों का नाम बदलकर अपनी वाहवाही करना चाहते हैं। सामने सिर्फ चूना पतवा दिया गया स्कूलों और कॉलेजों के और नाम बदल दिया गया। अब इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ऐसी है, कांग्रेस सरकार वैसी है। भैया कांग्रेस सरकार कैसी है तो आपके सेंट्रल सरकार है, बर्खास्त कर दो। आपको किसने रोक रखा है? और कर्नाटक में दिक्कत है और कहीं दिक्कत है तो वहां की जनता जवाबदेही देगी, करा देगी उसको। हम मध्य प्रदेश में डिबेट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का बजट आ रहा है तो हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। और बात बजट लेके कौन आ रहा है? जगदीश देवड़ा जी आ रहे हैं। ये वही जगदीश देवड़ा है जिनका कुछ दिनों पहले एक कुख्यात ड्रग माफिया जो एमडी ड्रग्स के नाम से इसकी सैकड़ों टन ड्रग्स भोपाल से बरामद हुई थी, वो उनका सैकड़ों फोटो इंटरनेट पर वायरल है जगदीश देवड़ा जी के साथ।
तो जब लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने वाले हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारे वित्त मंत्री ही नहीं है, तो कैसे हम प्रदेश में लाएंगे? मध्य प्रदेश में गायों के लिए 40 रुपए का बजट दिया जाता है, पर बच्चों के लिए स्कूलों में 12 रुपए का बजट दिया जाता है। मतलब पशुओं के लिए 40 रुपए है और बच्चों के लिए 12 रुपए। कुपोषण की दृष्टि पे हम देश में टॉप पर है। और ये सारे आंकड़े जो मैं गिना रहा हूं, तो माननीय भाजपा प्रवक्ता की सरकारी आंकड़े गिना रहा हूं, कोई मैं घर से आंकड़े लेकर नहीं आया हूं। और जैसी बात अशोक चाचा जी ने कही, बिल्कुल सही बात है कि खैराती योजनाओं के नाम पर अंधाधुंध पैसा वसूला जा रहा है और 1000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं आज भी मध्य प्रदेश में लंबित है, लोग इंतजार कर रहे हैं। और आपने कहा कमाई कहां से होगी, मैं एक बहुत अच्छा साधन बताता हूं। अगर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के ऊपर झूठ बोलने पर टैक्स लगा दिया जाए, मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की कमाई बढ़ जाएगी। तो रितेश जी, आपको लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, क्योंकि हमने देखा लगातार सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है, लगातार ऐसे इनोवेशन जो है वो लाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, इस तरह की बातें सचिन जी कह रहे हैं। श्वेता जी, निवेश तो मैं पूछ ही रहा हूं ना कि इन्होंने 4 ट्रिलियन की बात की इन्वेस्टमेंट की, कहां पे निवेश आया? बताएं ना किस जिले में निवेश आया। जिन जिलों में हम रहते हैं, 1 नेशन 1 प्रोडक्ट की बात की गई थी, 1 सिटी 1 प्रोडक्ट की बात की गई थी। किस शहर में कौन सा प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ, कहां पे कितने रोजगार के नए अवसर सृजित हुए, कहां पे कितनी राशि आई, कहां पे कितने प्लांट लगे। सरकार जमीनें देती है। अब आप मजेदार बात देखिएगा, सरकार जमीन देती है अपने खासम खास लोगों को, अडानी जी हो गए, अंबानी जी हो गए, उन्हीं को जंगल देती है, उन्हीं को जमीन देती है और बाबा रामदेव को देती है। बाबा रामदेव को भोपाल के बगल में करीबन 50 एकड़ से ज्यादा, आंकड़ा तो 100 एकड़ का है, पर 50 एकड़ का आंकड़ा मानता हूं। सुनिए 50 एकड़ लैंड दी गई, उसमें बाबा रामदेव ने आज तक कोई काम शुरू नहीं किया। ऐसे कई सारे सीमेंट प्लांट दिए गए, उन्होंने लीजिंग चालू कर दी, पत्थर बेच दिया और कोई प्लांट चालू नहीं किया और प्रदेश से भाग गए। मतलब कर्ज से डूबे प्रदेश को निरंतर बड़े बड़े उद्योगपति शोषित कर रहे हैं और यहाँ के रोजगार के मुंह पर, यहाँ पे युवाओं के मुंह पर तमाचा मारा जा रहा है और सरकार को खुद नहीं मालूम कि वो क्या कर रही है, उसका क्या दूरगामी परिणाम होगा। क्योंकि जब तक अगला मुख्यमंत्री आता है, तब तक पहला मुख्यमंत्री। ठीक है, अशोक जी से भी समझते हैं, अशोक जी से भी पूछते हैं। अशोक जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई 2026 कृषि वर्ष घोषित करने की तैयारी है, जिस तरह का ये कहा जा रहा है कि कृषि के क्षेत्र में भाई बड़ा संरचनात्मक बदलाव होगा, सुधार के संकेत मिलेंगे, या फिर हम समझें कि ये प्रतीकात्मक जो घोषणा है वो कर दी जाएगी? देखिए, कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार को कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला है और मैं ये देख रहा हूं कि किसान संपन्न भी हुआ है, लेकिन किसान की अपनी समस्याएं हैं। जब तक आप उत्पादन लागत मूल्य कम नहीं करते हैं, तब तक आप जो ये दावा करते हैं कि हम कृषि को लाभ का धंधा बना देंगे, मुझे लगता है कि शायद ये मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि सबसे अगर कोई असुरक्षित कारोबार है तो वो कृषि का क्षेत्र है। कभी अतिवृष्टि से, कभी ओलावृष्टि से, कभी अनावृष्टि से हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से फसलें नष्ट होती रहती हैं। और एक जो फसल बीमा योजना केंद्र सरकार लेकर आई थी, उसका लाभ भी जो है किसानों को नहीं मिलता है। तो जैसा हम लोग सुनते भी आए हैं कि उत्तम खेती मध्यम आम निकष चाकरी भीख निदान, ये कहावत जिसमें कहा गया था कि कृषि उत्तम कार्य है। और मध्य प्रदेश का अगर आप देखें तो उसकी जो जीडीपी है, जीएसडीपी जो है, उसमें कृषि की एक महत्वपूर्ण भूमिका, उसका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन किसानों की अपनी समस्याएं, और जिस तरह से अभी हम लोग ये देखते हैं कि किसानों को एक कल्याण निधि के रूप में उनको 6000 रुपए राशि मिलती है। छोटे किसान हैं, 2 हेक्टेयर से कम के जो किसान है उनको सरकार, तो उनपे भी एक बड़ी कटौती हो रही है। काफी किसानों के नाम काटे जा रहे हैं। तो अगर आप कृषि पे ही अगर आपको डिबेट करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी समस्याएं मिलेंगी। और फिर किसान बजट करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का होगा, और क्या खास रहेगा, क्या वाकई में जो लोगों की उम्मीदें होती हैं वो इस बजट से पूरी होने वाली है? इस पर ही हम खास तौर से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं लगातार। हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ सचिन सक्सेना जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता। अशोक शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और सबसे पहले सचिन जी हमारे साथ फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन रितेश जी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ये कहते हुए नजर आए कि पिछले वर्ष का जब था बजट, वो उद्योग वर्ष के रूप में बड़ा उसे माना गया और निवेश की अपार संभावनाएं मिली, बड़ा बढ़ावा मिला। और इस बार का जो बजट है वो कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाओं को लेकर आएगा। आपको लगता है कि वाकई में कृषि के क्षेत्र में नवाचार करने की तैयारी है इस बार सरकार की? श्वेता जी, मैं तो ये समझ रहा हूं कि सरकार इंडिकेशन देती है कि जिसके ऊपर की विशेष रहमत होती है वो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ कहावत चलती है, सूरदास माठा का जाए
भैंस पड़ा पहले मर जाए। जिस घर में सूरदास जाते हैं वहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक सत्यानाश हो जाता है। तो पिछले साल इन्होंने उद्योगों को निपटाया और इस बार ये कृषि को पूरी तरह से निपटाने वाले हैं, इसलिए इसको कृषि वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मैंने आपको बताया कि 76,000 प्रति किसान पर कर्जा है। इन्होंने बात की कि हमारे यहाँ भावांतर योजना आई, आपने किसानों को 2700 रुपए गेहूं में और 3200 रुपए धान में देने की बात कही है। क्या पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी एक किसान को यदि धान और गेहूं के रेट मिला हो तो आप बताइए। पिछले 2 दशकों से हमारे यहाँ एक नहर का काम हो रहा है, वो नहर आज तक आकर कटनी में अटकी हुई है। इनके पास सिर्फ आंकड़े हैं, जो आंकड़े सुनने के बाद बहुत ही खुदाई लगते हैं, पर जब धरातल पर जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, किसी भी वर्ग से मिलते हैं, तो आपको जो आंकड़े मिलते हैं, जो आपको वस्तुस्थिति मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को झकझोर देती है। जिस तरह से मध्य प्रदेश का युवा ड्रग्स और कोरेस की चपेट में आया है, तो बेरोजगारी के आलम में आके अपराध करने को मजबूर है युवा, और सरकार इस बात को भली बात जानती है। सिर्फ चारों तरफ अपने प्रकाश कर लेना और अपने आप कहना कि पूरा मध्य प्रदेश स्वर्णिम है, गलत बात है। आप धरातल पर उतरेंगे तो आपको चीजों से रूबरू होना पड़ेगा। आपने कई सालों तक टस्कर अवार्ड लिया, अनाप शनाप तरीके, तो वो सही है, आपको मिला, आपने क्या सेटिंग की, आपकी इच्छा है। पर आज मध्य प्रदेश के गांव में जहां से हम आते हैं, हम देखते हैं कि कहीं भी नहरें नहीं जा पा रही हैं। सतना में ही बरगीट नहर की मैं बात कर रहा हूं कि हजारों करोड़ फूंक देने के बाद यहां पर बाण सागर नहर थी, उसमें अरबों का घोटाला हुआ। अरबों, जो बाण सागर में छोटे छोटे इंजीनियर चपरासी थे, वो आज अरबपति खरबपति बन चुके हैं। अशोक जी, इस बात को अगर गलत कहे तो बताइए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। भ्रष्टाचार की अकूत संपत्तियां उनके पास से निकल रही हैं। मतलब सरकारी अधिकारी यहां पर लूटने और खाने के लिए आते हैं। योजनाओं का जो क्रियान्वयन धरातल पर होना चाहिए, वो कहीं भी होता हुआ दिखाई नहीं देता है। सरकार से अपनी पीठ थपथपाती है, अपनी डपली अपना राग अलापती है, और जनता तक कोई भी योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा। मैंने बताया कि सैकड़ों एकड़ जमीनों ने इन्होंने पतंजलि को दे दी, और पतंजलि पूरी जमीनों का दुरुपयोग कर रहा है। यही काम इन्होंने बड़ी बड़ी माइनिंग इंडस्ट्री को दिया। उन्होंने सीमेंट प्लांट लगाने की बात कही, इसके बाद अंधाधुंध माइनिंग का काम किया गया, और इसके बाद तो रितेश जी से हम फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन अशोक जी लगातार हमारे साथ बने हुए। अशोक जी, हमने देखा कि भाई लाडली बहना योजना जिस तरह से आई और इसने बड़ा गेम चेंजर साबित कर दिया। अब ये जो लाडली बहना योजना आई है, एक तरफ हम कर्ज लगातार देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, तो क्या वाकई में महिलाओं की सुरक्षा के लिए संरचनात्मक बदलाव लाने की, सामाजिक उत्थान के लिए महिलाओं की कवायद हो रही है, या फिर वित्तीय जो कर्ज है वो लगातार इसके कारण बढ़ रहा है? देखिए, नारी सशक्तिकरण की बात कोई नई नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश भी नहीं था, तब राज्यपाल हुआ करते थे कस्तूरी संथानम, उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई थी। तो नारी सशक्तिकरण की बात हमारे देश में होती रही है, राज्य में होती रही है, और अब तो समाज भी इस बारे में जो है चिंता करता है कि नारियों को हम सशक्त बनाएं। लेकिन आप 1500 रुपए देके आप कैसे सशक्त बना देंगे आप? मैंने प्रारंभ में ये कहा कि जो बजट आता है वो आम आदमी के लिए कम होता है, वो चुनावी बजट ज्यादा होता है, राजनीतिक पार्टियों के लिए होता है। राजनीतिक पार्टियां ये तय करती हैं कि उनकी प्राथमिकता क्या है, वो वोट की पूंजी कैसे जुटाएंगी। आप ये देखिए ना कि मध्य प्रदेश में जो खैराती योजनाएं चल रही हैं, उस पर कितनी बड़ी राशि खर्च हो रही है। स्थिति ये हो गई है मध्य प्रदेश सरकार की कि बजट से एक दिन पहले उसको अनुपूरक बजट लाना पड़ता है। उसके पास पे छोटी मोटी योजनाओं के लिए भी पैसा नहीं बचा था, जिसके लिए एक दिन पहले वो 1900 करोड़ का या 19,000 करोड़ का वो जो है पूरा बजट लेकर आती है। तो आपका जो वित्तीय प्रबंधन है, जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, वो उस तरह से नहीं जिस तरह से होना चाहिए। मैं फिर से आपसे कहता हूं कि आमदनी आपकी 98 है और खर्चा आपका रुपया है। ऐसे में आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि आपका ये जो बजट है वो प्रगतिशील बजट है, इससे मध्य प्रदेश का कोई भला होगा। ये ठीक है कि आप विकास के दावे करके आप कहते हैं कि विकास की योजनाओं के लिए हम पैसा लेते हैं, तो आपकी विकास की योजनाओं का क्या हाल है? आप कभी इसकी मॉनिटरिंग करके देखते हैं क्या? विकास निधि आप देते हैं, विधायकों को देते हैं, 2.5 करोड़ रुपया देते हैं, कभी कोई ये देखने जाता है कि वो विकास निधि कहाँ कैसे खर्च हो रही है? खुद विधायक ही बता दें कि उन्होंने कितना सदुपयोग किया उस विकास निधि का। वही हैंडपंप लगाने का काम आपके पीएचई भी करेगी, वही नगर पालिका भी करेगी, और वही काम आपके विधायक जी भी करेंगी। मतलब एक ही काम को 10-5 लोग कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप जो है लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत कुछ गड़बड़ियां हैं। जब तक आप सिस्टम को ठीक नहीं करते, अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जब तक आप कदम नहीं उठाते हैं, तो ये आंकड़ेबाजी है आपकी केवल। प्रति व्यक्ति आपने कहा कि आय जो है उसकी 1,69,000 रुपए वार्षिक हो गई है,
अगर इसको आप महीने में जोड़ें तो कितना होता है? 14,000 या 15,000 रुपए आएगा इसका। 15,000 रुपए में कोई व्यक्ति कितने सुकून से जीवन जी पाएगा, आप बताइए। 65 रुपए 70 रुपए लीटर आपका दूध मिल रहा है, 30 रुपए लीटर आपको जो है 30 रुपए किलो आपको टमाटर मिल रहा है, सब्जियों के भाव देख लीजिए, खाद्यान्न के भाव देख लीजिए, कहाँ कमी हो रही है। अच्छा, कोई भी सरकार महंगाई कम नहीं करेगी, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि यदि चीजें महंगी हो जाएंगी, चीजें सस्ती हो जाएंगी तो आदमी महंगा हो जाएगा, तब आप उसे खैराती योजनाओं को लाभ देकर उसका वोट थोड़ी ना खरीद पाएंगे। इसलिए ना तो कोई सरकार महंगाई कम, यही हाल भ्रष्टाचार का भी है। आपकी जितनी योजनाएं चलती है सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। अभी मैं आपको बता दूं कि 20 सड़कें ऐसी बनी हैं कि जो 4-6 महीने में उखड़ जाती हैं। रोड टैक्स के साथ में आप टोल टैक्स भी वसूल रहे हैं। आम आदमी को आप राहत देने की सोच कहाँ रहे हैं? सचिन जी, आप सुन रहे हैं अशोक जी को, और जिस तरह की बात हमने की है कि लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई थी, नवाचार करने की कोशिश की थी, क्या वित्तीय वर्ष या फिर वित्तीय जो कर्ज है वो लगातार बढ़ा रही है? ऐसी तमाम जो योजनाएं सरकार चला रही है इस वक्त। देखिए श्वेता जी, मैंने सुना था, बीच में कट गया था तो बहुत ज्यादा मैं सुन नहीं पाया, लेकिन मैंने जब से ज्वाइन करा और वापस सुनने लगा तो अशोक जी कुछ चीजों के लिए बातचीत कर रहे थे। तो निश्चित रूप से जब प्रति व्यक्ति आय 11,000 को हुआ करती थी तब भी आंकड़े पे मंथन होता था, और आज जब 1,69,70,000 रुपए तो तब भी आंकड़े मंथन होता है। तो निश्चित रूप से अच्छा, ये सतत बढ़ने वाला क्रम है, तो हम लोग उस दिशा में कार्य करें कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके, तभी हम 2047 का विजन लेके चल रहे हैं। उस समय पे हम 22 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय कर सके, हम उस दिशा में सतत रूप से कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, बार बार अशोक शुक्ला जी कह रहे हैं, ठीक है, निश्चित रूप से उनकी अपनी एक सोच हो सकती है, उनके विचार हो सकते हैं कि खैराती योजना हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। देखिए, जब सशक्तिकरण की बात करते हैं उसको संबल प्रदान करना भी आवश्यक है, उसे त्वरित रूप से राहत प्रदान करना भी आवश्यक है, और ये उसी दिशा में कार्य है। महिला मुख्य धारा में जुड़ सके, रोजगार के उनके लिए अवसर। लेकिन फिर ये कांग्रेस क्यों कहती है कि भाई 2028 के चुनावी राजनीति का फायदा को इस तरह से खैराती योजना के जरिए बांटने की तैयारी पैसे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस को भी, चलिए अशोक शुक्ला जी तो स्वतंत्र पत्रकार, उन्होंने अपनी राय रख दी, लेकिन अभी रितेश जी भी खैराती योजना की बात कर रहे हैं। जब खैराती योजना की बात कर रहे थे तब आपने फिर अपने चुनाव के समय इसकी घोषणा क्यों करी थी, और आपने क्यों दूसरे राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया? देखिए, सीधी रूप से अगर वाकई आपको खैराती योजना कर रहे तो चलिए आज एसीटीवी डायरेक्टर बोलिए कि ये योजना बंद हो जानी चाहिए, और आपके प्रदेश आज आपकी सरकार बंद कर दीजिए, तब समझ में आएगा। देखिए, दो मुहिम बात। 1500 रुपए में सामाजिक सशक्तिकरण बढ़ेगा, जिस तरह से अशोक जी भी कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, सिर्फ 1500 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं बात करता हूँ आज की तारीख में स्टार्टअप योजना की, तो 6,569 स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप इकाइयां यहाँ पे चल रही है, जिसमें 50% महिलाओं का भागीदारी और 50% योजनाएं महिलाएं चला रही हैं। ये अपने आप में वो उदाहरण है जो इस बात को बताता है कि हमारी सरकार सिर्फ बातें नहीं करती, महिला सशक्तिकरण की दिशा में सतत रूप से कार्य करती है, और वो सारे प्रयास धरातल पे क्रियान्वित। तो इसीलिए मातृशक्ति का आशीर्वाद, बार बार उनका साथ, उनका सहयोग हमें मिलता रहता है। देखिए, जिस प्रकार से बातचीत करना कांग्रेस का काम है, कांग्रेस अपने हिसाब से बातचीत कर सकती है, उनको जो करना वो कर सकती है, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में और के अनुशासन में कार्य। एक और छोटा सा सवाल कि अगर घाटा बढ़ जाएगा तो क्या सरकार कटौती करेगी आने वाले खर्चों के लिए, या और हम अपने आय, देखिए श्वेता जी, हम अपने आय के साधन बढ़ाएंगे, हम अपने स्रोत बढ़ाएंगे, हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं, और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, वहां से निवेश पाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो धरातल पे क्रियान्वित होते नजर आ रहे हैं। आप अभी पीएम नेचुरल पार्क देख लीजिए, उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी देख लीजिए, अभी एसीडीएस कंपनी जो शायद मेरे ख्याल जर्मनी की कंपनी है, उसने उज्जैन में कैंसर यूनिट का जांच के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इसी कंपनी ने भोपाल में ऑलरेडी पहले 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो बिल्कुल निवेश किस तरह से मिलेगा और अपार संभावनाएं किस तरह से बढ़ती है, और अभी कुछ ही मिनट बाद जब बजट आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए।